मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। मैं आज सबसे पहले ये 2021 का मेरा फर्स्ट सेगमेंट। सबसे पहले मैं इसको 2020 के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि 2020 दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए कैसा था। अमेरिका में सबसे ना भूलने वाली बात कोविड-19 है। उसके बाद ब्लैक लाइव मैटर था। उसके बाद फ्लॉयड के हवाले से बाइडन साहब नए प्रेसिडेंट बन के सामने आ रहे हैं। गिन्सबर्ग जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक जज थी, उनकी डेथ हुई। उसके बाद जेपर्डी जिनके फाउंडर जो थे एलेक्स टेरबैक थे उनका नाम, वो फौत हो चुके हैं। पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या चीज़ें हुई, एक तो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या कोयटा की बॉम्बिंग। उसके बाद हाफिज़ सईद साहब को 2 मुकदमात में गिल्टी किया गया। टिकटॉक को बैन किया गया। पीडीएम के मंजूर बशीन साहब को अरेस्ट किया गया। पीआईए का हादसा कराची में पेश आया। और उसके बाद सिंध में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। पीडीएम के हवाले से जलसे हुए हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है वो एक खुश आइंद बात भी ये थी कि कराची किंग्स जो है वो अपनी फर्स्ट PSL जीत गए। ये तो था 2020। इसमें सबसे ज़्यादा जो आज के सेगमेंट में बात करना चाहूँगा वो वाकई अमेरिका के इलेक्शन, जो कि ना सिर्फ अमेरिका के लिए पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में बात जब मैं करूंगा तो ख़ास कर, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं इस पे अमेरिकन सियासत और जमहूरियत के बारे में बात करना चाहूँगा कि दुनिया में जमहूरियत किस साइड पे जा रही है। अमेरिका में सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को एक चीज़ दोबारा रिमाइंड कराना चाहूँगा कि सियासत, जमहूरियत एक पब्लिक सर्विस है, कारोबार नहीं है। जब इसको कारोबार बनाया जाता है तो फिर वही होता है जो आज पाकिस्तान में हो रहा है और वही होता है जो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है। अमेरिका में सियासत की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अमेरिका में जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है और जमहूरियत दर हकीकत अगर आप मुझसे पूछें तो दुनिया में हर जगह वोटर्स को फेल कर रही है। वजह क्योंकि जमहूरियत को रिफॉर्म नहीं किया गया। अमेरिका में भी जमहूरियत में क्रैक्स आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्हीं क्रैक्स की वजह से प्रेसिडेंट बने थे और 4 साल वो कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया जो कि अब माफियाज बन चुके हैं, उन्होंने उनको कुछ भी डिलीवर ना करने के लिए रेजिस्ट करते रहे। पाकिस्तान में भी बिल्कुल वही कुछ हो रहा है। आपने देखा होगा कि पंजाब में जितने आईजीज और दूसरे अफसरान जो हैं वो चेंज हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट वहाँ भी वही रोल अदा कर रही है जो अमेरिका में कर रही है। मैं एक बुक लिख रहा हूँ और उसमें मैं आखिरी 2 चैप्टर जो हैं वो लिखना चाह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के 4 साल कैसे रहे और किस तरीके से वो इलेक्शन क्यों हारे और उनकी खामियां क्या थी। मैं हमेशा पाकिस्तान में भी ये कहता था कि जरदारी साहब जब बैठते हैं तो साथ अपने बच्चों को सरकारी मीटिंग्स में लेके क्यों बैठते हैं। नवाज शरीफ साहब जब भी टिकट देते हैं तो सबसे पहले अपने ख़ानदान के लोग ख़त्म होते हैं तो फिर किसी को बाहर टिकट देते हैं। वजारतें बांटने में भी यही किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी बिल्कुल उसी तरीके से अमेरिका में किया। उन्होंने अपने दामाद जैरेड कुशनर को मिडल ईस्ट की चाबियाँ पकड़ा दी। उसके बाद अपनी लड़की को वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बनाना चाहते थे। अब उसके बाद जो बाइडन अपनी बच्ची को व्हाइट हाउस में जॉब देना चाहते हैं। तो जमहूरियत पाकिस्तान में किसी और तरीके से लोगों को फेल कर रही है, अमेरिका में किसी और तरीके से फेल कर रही है। अमेरिका में अब देखें, जो मेरा अंदाज़ा है कि जमहूरियत रिफॉर्म होगी, लोग एक पेज पे इकट्ठे होंगे, लेकिन अब देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है। अमेरिका इज सीरियसली डिवाइडेड। अब वो डिवाइडेड किस बात पे है? वो आज से डिवाइडेड नहीं है, वो पिछले 12 साल से डिवाइडेड है। अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन की पॉपुलेशन 12.9% है, 13% के लगभग, और उन्हें वोटिंग राइट्स ऑलमोस्ट 60s में मिले थे। उसके बाद उनकी तरक्की का अंदाज़ा लगाएं कि 13% अफ्रीकन अमेरिकन में से बराक हुसैन ओबामा साहब पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आज भी व्हाइट हाउस में कैमला हैरिस जो कि अफ्रीकन अमेरिकन है वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। और उसके बाद देखें आज भी कैबिनेट की कितनी अपॉइंटमेंट्स में अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जबकि बराक हुसैन ओबामा पीरियड में सारी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो थी नॉमिनेशंस, और गूगल करके देखें तो उनकी सारी अपॉइंटमेंट्स जो थी वो रेस बेस पे थी। उन्होंने 75% पॉपुलेशन को स्नब किया और उनको महरूमियों का शिकार दिया, और उसी पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कैपिटलाइज किया और वो प्रेसिडेंट बन गए। 4 साल क्या हुआ? सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब को 4 साल रशियन कोलिजन में एंगेज रखा गया और वहाँ से कुछ नहीं निकला। मिलियंस डॉलर्स के हिसाब से, और 2 साल
कांग्रेसमैन कुछ नहीं करते रहे सिवाय इसके रशियन कोलिजन के रिगार्डिंग हियरिंग्स होती रहीं। वो बंद हुआ तो उन्होंने जो बाइडन के लड़के हंटर बाइडन की करप्शन की बेसिस पे इम्पीचमेंट शुरू कर दी, और उस इम्पीचमेंट पे खास कर अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि मीडिया इम्पीचमेंट में जोर देता रहा, लेकिन उसके बैकग्राउंड केस की बेसिस का हंटर बाइडन की करप्शन पे खामोश रहा। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते तो नैन्सी पेलोसी ने उसी वक्त कह दिया था कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को इम्पीच करेंगे, रिगार्डलेस कोई वजह हो या ना हो, हम वजह बनाएंगे। तो उन्होंने उसको डिलीवर किया, इम्पीच किया। लेकिन 4 साल डोनाल्ड ट्रंप साहब को अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं माना गया। अब क्या है, अब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप साहब के आखिरी चंद घंटे मौजूद हैं और वो जाने वाले हैं। कल 20 जनवरी है, अमेरिका में नया सूरज तुलू होगा। सोशलिस्ट एजेंडा अमेरिका में अपने राइज पे है। अब इस वक्त जो कैपिटल पे कुछ लोग इकट्ठे हुए 6 जनवरी को, मैं उनका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। इस वक्त वो आज सुबह मुझे किसी ने टेक्स्ट किया कि हमारा प्रोटेस्ट रॉयट्स और आपका प्रोटेस्ट। तो बिल्कुल अमेरिका में यही डबल स्टैंडर्ड है। 2016 से CNN मुसलसल एंटी डोनाल्ड ट्रंप कवरेज दे रहा है, और उनके साथ कई और दूसरे मीडिया आउटलेट्स जिस तरह वॉशिंगटन पोस्ट और कई इस तरह के ऐसे हैं जिनकी टोटल ऑब्लिगेशन है वो जर्नलिज्म छोड़ के डेमोक्रेट पार्टी सोशलिस्ट एजेंडे का एक मार्केटिंग कैंपेन बन चुके हैं, वो सियासत का हिस्सा बन चुके हैं, वो जर्नलिज्म छोड़ चुके हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि अगले दिन कैपिटल हिल पे क्या हुआ। 6 जनवरी को लोग इकट्ठे हुए। सबसे पहले तो देखना ये होगा कि वॉशिंगटन DC इज़ अ ब्लू सिटी। एक तो वो स्टेट नहीं है, वो एक कैपिटल सिटी है, लेकिन ब्लू है। ब्लू से मुराद डेमोक्रेट है, वहाँ की मेयर भी अफ्रीकन अमेरिकन है, ज़्यादातर पॉपुलेशन भी डेमोक्रेट है। उसके साथ दूसरी स्टेट मैरीलैंड है, वो भी ब्लू स्टेट है, डेमोक्रेट स्टेट है। साथ वर्जीनिया है और वहाँ पे गवर्नर आजकल डेमोक्रेट है। अब इन तीनों स्टेटों में 35,000 लोग कहाँ से आए जो कैपिटल हिल पे चढ़ दौड़े? वो सारे जहाज़ों पे बैठ के वकला, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, रिटायर्ड पुलिसमैन, आर्मी मैन और यहाँ तक के ओलंपियन, साबिक ओलंपियन, वो भी आए। 35,000 लोग उन 74 मिलियन लोगों का हिस्सा है जो ये समझते हैं कि इलेक्शन हमसे चोरी किया गया। वो जहाज़ों पे बैठ कर आए और वो कैपिटल हिल पे आए, उन्होंने एहतजाज किया और चले गए, वापस चले गए। ये एक एहतजाज था। अब उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब को इम्पीच करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद लोगों के ऊपर ट्रीजन के चार्जेस लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे लेके जाना चाहता हूँ, उन लोगों के बारे में जो व्हाइट हाउस में घुसने की तैयारी कर रहे थे जब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को बंकर में ले जाया गया उनकी सेफ्टी के हवाले से। उन पे ट्रीजन के चार्जेस लगे, उन पे CNN चीखा। उस वक्त कोई पॉलिटिकल डैमेज हुआ, चले उसको भी छोड़ दें। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जज कोवेना, उनकी कन्फर्मेशन के बारे में जब चीज़ें चल रही थी, उनकी हियरिंग हो रही थी, 500 से ज़्यादा डेमोक्रेट, ब्लैक लाइव मैटर और इंतीफा वाले लोग कैपिटल हिल में घुस गए थे और उन्होंने जाकर रिपब्लिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को हरासा किया था। उन पे ट्रीजन के चार्जेस लगे थे? नहीं लगे थे। अमेरिका इज डिवाइडेड, अमेरिका इज डबल स्टैंड, अमेरिका इज गोइंग थ्रू द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मीडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट। अब डीप स्टेट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, डीप स्टेट यहाँ भी मौजूद है। कल FBI ने एक नया मजाक, नया शोशा छोड़ा है। उन्होंने कहा कि नेशनल गार्ड, आर्मी, क्योंकि वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ फीलिंग्स रखते हैं, अब उनको भी स्क्रीन किया जाए, हमें उन पे भी एतमाद नहीं है। अब इससे आगे कहाँ जाएंगे आप? अमेरिका इतना डिवाइडेड है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये सियासी सर्कस किस तरीके से ठीक होती है। इसकी 300-400 साल की हिस्ट्री है और माजी में भी इस तरह के कई मौके आते रहे हैं जब अमेरिका डिवाइडेड था। अब देखते हैं कि इसको कितनी देर लगती है दोबारा एक वर्केबल कंट्री बनने के लिए, और ये लोग किस तरीके से दोबारा अपनी डगर पे चलते हैं। ये तो अमेरिका में सियासत के हालात थे। अब इस वक्त हो क्या रहा है, जो इम्पीचमेंट जो है वो कांग्रेस से अप्रूव हो चुकी है। दर हकीकत इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन दोनों डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। डेमोक्रेट तो जाहिर है वो चाहते हैं कि दोबारा डोनाल्ड ट्रंप अपनी मकबूलियत की बेस पे 2024 को दोबारा कैंडिडेट ना बन सकें, लेकिन रिपब्लिकन क्यों चाहते हैं कि उनको इम्पीच किया जाए?
इस वक्त रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट, जो पुराने कांग्रेसमैन और सेनेटर बैठे हैं वो भी डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से, और वो समझते हैं कि अगर वो आएंगे तो नया कैंडिडेट नहीं बन सकेगा, उनकी दुकानदारी भी बंद हो जाएगी। तो इस वक्त दोनों पार्टियां चाहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इम्पीच किया जाए, लेकिन होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि सेनेट में किसी करारदाद को मंजूर होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, जो कि इस वक्त ना डेमोक्रेट पार्टी के पास है, और रिपब्लिकन सेनेटर और कांग्रेसमैन भी समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी के हालात ये हैं कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनके अपने सियासी ज़िंदगी पे असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक इम्पॉसिबल है। इस वक्त सिर्फ इम्पीचमेंट को एक सिंबॉलिक इशू समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को बदनाम करना और रिपब्लिकन्स को बदनाम करने की साजिश है। इस वक्त कैपिटल में तकरीबन 20,000 फौजियों से ज़्यादा फौजी इकट्ठे हैं सेफ्टी के बहाने, लेकिन यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा, इस वक्त अफगानिस्तान में भी इतने फौजी मौजूद नहीं हैं जितने कैपिटल हिल में हैं। इनकी ज़रूरत है? मेरे ख्याल में नहीं है। वजह उसकी ये है कि इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन एहतजाज करने वाले लोगों के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। डेमोक्रेट पार्टी वाले जब एहतजाज करते हैं इंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर, तो वो बिग स्क्रीन टीवी चोरी करते हैं और उठाते हैं जाके वॉशिंग मशीनें और अपनी दूसरी ब्रांडेड स्टोरों को लूटते हैं, आग लगाते हैं। यहाँ पे 35,000 लोग कैपिटल हिल पे आए थे और उन्होंने वहाँ से एक कलम भी चोरी नहीं किया, उन्होंने एक कुर्सी तक नहीं तोड़ी, और वो वापस पुरअमन तरीके से जहाज़ों पे बैठ के आए थे, जहाज़ों पे बैठ के वापस चले गए। उनकी गिरफ्तारियों के हालात ये हैं कि वो जाके थानों में अपनी गिरफ्तारियां खुद दे रहे हैं। ये डिफरेंस है। अब उन लोगों से डरना, और रिपब्लिकन मेजॉरिटी ट्रम्पस्टर्स रिलीजियस बिलीव पे यकीन रखते हैं और दे आर पैट्रियाटिक अमेरिकन्स, दे डोंट बिलीव इन बर्निंग देयर ओन कंट्री। तो उनके लिए 20,000 लोगों की ज़रूरत है आपको? मेरे ख्याल में नहीं है। ये सिर्फ दुनिया को बताने के लिए कि देखें रिपब्लिकन कितने एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये उसके लिए एक दुनिया के लिए नक्शा पेश करने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा हथकंडा अडाप्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से ये खुद बदनाम हो रहे हैं। अब मैं पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूँगा 2-3 टॉपिक्स पे। एक तो ब्रॉड शीट, आजकल बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में टॉपिक। ब्रॉड शीट को पहली चीज़ नहीं है, पाकिस्तान को 73 सालों से लूटा जा रहा है और हर दफ़ा चीज़ें खुल के सामने आती हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। ब्रॉड शीट वालों को मैं हैरान हूँ कि किसी मेजर एंकर ने उसके फाउंडर को बुला के अपने प्रोग्राम में लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, ताकि लोगों को हकायक का पता ना चल सके। अब ब्रॉड शीट का जो सबसे ज़्यादा मायूस कुन मैंने चीज़ें देखी हैं कि खान साहब अपना नवाज शरीफ साहब का एक अजीज़ डार साहब जाके उनको $25 मिलियन देकर खामोश करना चाहता था, लेकिन कुछ मौजूदा हुकूमत के लोग अपनी कमीशन उनसे मांग रहे हैं। लेकिन ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान के ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान, कोई भी बंदा पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है। एक बयान मेरे लिए आज सुबह मैं अखबार जब पढ़ के आ रहा था, कल मैंने देखा कि कहा कि पाकिस्तान की आर्मी को दुनिया की टॉप 10 आर्मीज़ में शामिल है 10वें नंबर पर। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज खान साहब का एक बयान था कि आलमी दुनिया को चाहिए कि मोदी साहब को जंग से रोकें। अगर आपकी आर्मी दुनिया के 10वें नंबर पर है और इतनी स्ट्रांग है, तो आप दुनिया की क्यों मिन्नतें कर रहे हैं कि आपको मोदी साहब से बचाया जाए? आप अपोलोजेटिक क्यों हैं? ये मेरी समझ से बात था। अब दूसरा, उसके बाद ब्रॉड शीट के हवाले से उनके साथ का मिलता जुलता है कि PIA का जहाज़ मलेशिया में रोक लिया गया मिसमैनेजमेंट की वजह से। PIA के चीफ को रिज़ाइन करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। PIA के असासे मुंजमद किए जा रहे हैं, जो होटल उनका यहाँ न्यूयॉर्क में है या एक फ्रांस में है, उसको भी उन पर भी अब जो है वो केसेस बन चुके हैं। लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है। मिडल ईस्ट से हमारी लेबर वापस जा रही है, किसी को कोई एहसास नहीं है। पाकिस्तान कहाँ जाने वाला है, कोविड के बाद पाकिस्तानी इकानमी का क्या बनेगा, कोई बंदा मुझे परेशान नज़र नहीं आता। इसके साथ ही एक छोटी चीज़ जो आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त मेरे नदीम अफजल चंद साहब ने रिज़ाइन कर दिया कैबिनेट से। रिज़ाइन क्यों किया? उनकी वजूहात ये थी कि उनके ऊपर मुसलसल प्रेशर था कि आप अपोजिशन के बारे में खुल के बातें करें। मुराद ये है कि उनको बदनाम करें या ऐसे करें, तो वो नहीं कर पाए। और दूसरा, उन्होंने जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है वो हज़ारा में, क्वेटा के
کوئٹہ کے اندر ہزارہ قبیلے کے لوگوں کی اموات پہ. میرے خیال میں ندیم افضل چند جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جو اب آج کے سسٹم سے بیزار ہیں, تنگ ہیں. میرے خیال میں خان صاحب آپ جو مینڈیٹ لے کر آئے تھے, آپ ذرا دیکھیں کہ وہ کتنا آپ نے ڈیلیور کیا ہے. اب پاکستان کس حالت میں ہے اور کہاں جا رہا ہے. میں اسی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. پاکستان زندہ باد.